हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। कुछ कारणों से, निजी कारणों से मैं अभी आपके लिए कुछ पाठ लेकर नहीं आया था, लेकिन मैं दोबारा आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और अब तक की जो श्रृंखला थी उसमें हम लेकर आ रहे थे, हम मानव भूगोल को पढ़ा, मानव भूगोल के कई पक्षों को पढ़ा, जिसमें विश्व जनसंख्या वितरण को पढ़ा। हमने हमने मानव भूगोल में हमने व्यवसाय पढ़े, प्राथमिक पढ़े, द्वितीयक पढ़े, तृतीयक पढ़े, हमने चतुर्थक पंचक भी पढ़ा हमने। अब अभी नया पाठ है जिसमें हम तृतीयक व्यवसाय का जो था परिवहन और संचार, इसको थोड़े बड़े स्तर पर पढ़ेंगे। परिवहन एवं संचार मैं आपको बता चुका हूं, पहले दोबारा बता देता हूं कि परिवहन संचार क्या है। यह है तृतीयक व्यवसाय। जो है तृतीयक व्यवसाय, उसमें यह बताया गया था कि जो प्रत्यक्ष सेवाएं होती हैं उनको उत्पादन करना तृतीयक व्यवसाय में आता है, जिसमें परिवहन, व्यापार एवं संचार को शामिल किया जाता है। लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार। आप थोड़ा सा याद कीजिएगा, आपको याद आएगा कि हम उसमें पढ़ेंगे परिवहन संचार, और व्यापार भी था लेकिन परिवहन संचार पढ़ेंगे। अब देखिए, परिवहन संचार की आवश्यकता क्यों होती है, थोड़ा जोड़िए आप। क्यों होती है? क्योंकि जब हमको किसी व्यक्ति को या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना हो या सूचनाओं को पहुंचाना हो, तो हमको परिवहन संचार की आवश्यकता होती है। और अब इसको जोड़ते हैं व्यापार से। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कभी भी कोई प्राकृतिक संसाधन है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप उद्योग धंधा आप चालू कर रहे हैं, तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है, कच्चा माल है, और जो बाजार है, वो कभी भी एक स्थान पर नहीं होते। बहुत कम चांस होता है कि एक स्थान पर होंगे, एक दूसरी जगह पर होगा, एक दूसरी जगह पर होगा। तो इनको जोड़ने के लिए आपको, अगर इनको जोड़ना है, इनको पर प्राकृतिक संसाधनों को और बाजार को जोड़ना है, तो उसके लिए आपको परिवहन एवं संचार के साधनों की जरूरत होगी। हम यहां पर इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। हमने इस सिंपल में पढ़ा कि व्यक्तियों, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको यहां पर समझिए, प्राकृतिक संसाधन और बाजार दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं, और इनको जोड़ने के लिए हमें परिवहन एवं संचार की आवश्यकता होती है। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब प्राकृतिक संसाधन और हम बाजार को हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होगा कि यहां पर उत्पादन केंद्र, यानी इनका होगा उत्पादन, तो यानी उत्पादन केंद्र। और बाजार क्या होंगे? उपभोग केंद्र। क्या होंगे? उपभोग केंद्र। तो यानी परिवहन एवं संचार जो होते हैं वो उत्पादन केंद्र और उपभोग केंद्र के मध्य योजक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? योजक का, यानी इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। मेरा आपसे वादा रहा है कि मैं आपको रटने नहीं दूंगा, तो समझिए बात को आप कि प्राकृतिक संसाधन है आपके पास में, आज से 20 किलोमीटर दूर है, और आप यहां उद्योग लगा रहे हैं। अब आपको कोई सामान वहां से लेकर आना है, कच्चा माल लेकर आना है, तो परिवहन के साधन का यूज करेंगे। जोड़ना है आपको, कनेक्टिविटी करनी है। आपको कोई सामान लेकर आना है, पूछना है कि भाई कितना माल चाहिए, कितना नहीं चाहिए, हाँ, तो आप फोन पर बात करेंगे। तो संचार की ये तो है नहीं कुछ चिट्ठी लिखेंगे, पत्र लिखेंगे, तो वहां पर आपको संचार के माध्यम की व्यवस्था होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि परिवहन संचार उत्पादन केंद्रों को व उपभोग केंद्रों को जोड़ने का कार्य करते हैं, यानी इनके मध्य योजक का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और परिवहन क्या होता है? परिवहन आप समझ चुके हैं कि परिवहन एक व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक माध्यम होता है, और आपकी आवश्यकता के हिसाब से आप परिवहन के साधन का चयन करते हैं। अब यहां पर हम परिवहन के साधनों की बात करें तो हम थोड़ा पढ़ते हैं कि परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। परिवहन के साधन जो हम पढ़ने जाएंगे आप, पहला जो परिवहन का साधन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमने शुरुआत की है, वो है सड़क। वो कौन सा है? सड़क। अब सड़क भी कई प्रकार की होती है। सड़क के अंदर पहला जो होता है वो होता है सीमावर्ती सड़कें। क्या होती है बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। ये सीमावर्ती है, यानी एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा के मध्य जो सड़कें बनती हैं, उनके दरमियान जो सड़कें बनती है, या पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें बनती है, उनको हम सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। सीमावर्ती सड़कें। फिर हम शुरू करते हैं, वो है ग्रामीण सड़कें, जो सबसे ज्यादा होती है, सबसे बड़ी होती है। फिर उसके बाद होती है स्टेट हाईवे, यानी राज्य राजमार्ग। फिर हम बात करेंगे नेशनल हाईवे, और उसके बाद में हम करेंगे अंतरराष्ट्रीय सड़कें। हम क्या बात करेंगे? अंतरराष्ट्रीय सड़कें। हम ये पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय सड़कें। ठीक है, ये हम आपके पढ़ेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है। सड़क के बाद में हमको पढ़ना है रेल परिवहन। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे आपकी आवश्यकता होगी उस हिसाब से आप परिवहन के साधनों का चयन करोगे, तो आप उसके बाद पढ़ेंगे रेल। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे जल मार्ग। और जल मार्ग आपका दो रूप में आएगा। जल मार्ग आपका दो रूप में आएगा, एक तो अंतः जल मार्ग, यानी एक ही देश में गंगा नदी है, गंगा नदी से आप उसकी सहायक नदियों से जोड़ने का काम कर रहे हैं, साधन का यूज कर रहे हैं, तो अंतः जल मार्ग में आएगा, अंतः जल मार्ग। और अगर आप एक देश से दूसरे देश समुद्री सीमा का उपयोग कर रहे हैं, तो वहां पर आएगा महासागरीय जल मार्ग।
क्या आएगा? महासागरीय जलमार्ग, हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब जलमार्ग भी हो गया, सड़क भी हो गया, रेल भी हो गया, अब आएगा वायु। वायु मार्ग के अंदर हम एक तो पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए आप चीन से भारत जा रहे हैं, या फिर भारत में कहीं एक दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं, तो आप एक महाद्वीप में ही हैं। चीन से भारत जा रहे हैं, एशिया महाद्वीप है, तो एक तो होगा महाद्वीपीय वायु मार्ग। क्या होगा? महाद्वीपीय वायु मार्ग। महाद्वीपीय वायु मार्ग यानी आप वायु मार्ग आप तो कर रहे हैं, लेकिन आपने अपना महाद्वीप चेंज नहीं किया है, आप एक एशिया के अंदर ही है, या चीन में है, या सॉरी या यूरोप में है। अगर आप महाद्वीप चेंज करते हैं, आप दिल्ली से मान लीजिए आप लंदन जा रहे हैं, तो आपने महाद्वीप का आपने परिवर्तन कर दिया है, तो उसको बोलते हैं अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग हम एक एक करके पढ़ेंगे, अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। और आखिरी में पढ़ेंगे पाइपलाइन, जो एक बहुत ही अब वर्तमान में पेट्रोलियम गैस है या पेट्रोल है, उसके लिए बहुत ही बड़ा एक परिवहन का साधन है पाइपलाइन। तो इन चीजों को हम पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। परिवहन संचार हम पढ़ने जा रहे हैं, मुख्यतः हम व्यापार के संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं। ये उत्पादन केंद्र उपभोग केंद्र को जोड़ने का कार्य कर। अब हम सबसे पहले लेंगे सड़क परिवहन। देखिए, सड़क परिवहन को हम लेते हैं तो हम पुराना थोड़ा प्राचीन काल में चलते हैं। सड़क परिवहन में क्या होता है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले मनुष्य खुद क्या था, खुद एक स्वयं वाहक था। माल को एक स्थान से, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता था। जब उसको परेशानी आई तो उन्होंने पशुओं को यूज किया, है ना। वो पशुओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को लेकर जाने लगा। लेकिन जब पहिए का आविष्कार होता है या फिर इंजन का आविष्कार होता है, तो फिर सड़क के अंदर यानी इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। क्या आता है? क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सड़क परिवहन। क्या पढ़ेंगे? सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन में आप समझिए सबसे प्राचीन है, और इसमें क्या है, आरंभिक दिनों में जब मनुष्य स्वयं वाहक का काम करता था, एक वस्तु को दूसरे स्थान पर लेकर जाता था या बोझा ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करता था, वहां तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही पहिए व इंजन का आविष्कार होता है, तो क्या होता है, सड़क परिवहन में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। कब? जब पहिए का और इंजन का आविष्कार होता है, तो सड़क परिवहन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। हाँ, अब इसमें क्या होता है आप समझिए, अगर आपको छोटी दूरी पर जाना है, किसी के घर पर जाना है, आपके पास में किसी घर पर जाना है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो आप रेल का यूज नहीं करेंगे, आप वायु परिवहन का यूज नहीं करेंगे। आपको छोटी दूरी तय करनी है, आपको छोटी दूरी तय करनी है, या फिर एक घर से दूसरे घर जाना है, एक घर से दूसरे घर जाना है, तो आप किसका यूज करेंगे? सड़क परिवहन का यूज करेंगे। यानी सड़क परिवहन के द्वारा आप छोटी से छोटी दूरी को भी आप उसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता साधन है। सबसे सस्ता साधन है। और हम एक बात समझते हैं, अगर हम देशों की बात करें, चाहे आप विकसित देशों की बात करते हैं, चाहे आप विकासशील देशों की बात करते हैं, चाहे आप उसमें हम अल्प विकसित देशों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे देश विकसित होता है, तो वहां पर उसके परिवहन व संचार के साधन उतने ही अच्छे होने लगते हैं, यानी विकसित देशों में परिवहन और संचार के जो साधन होते हैं, उसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। यहां पर अच्छी गुणवत्ता की सड़कें मिलेगी, आपको अच्छी गुणवत्ता की सड़कें मिलेगी, बजाय विकासशील के और बजाय अल्प विकसित के। समझ रहे हैं आप? मैंने आपको एक बताया था अंकीय विभाजन में बताया था कि जब एक देश के नागरिक होते हैं वो किस प्रकार से तकनीकी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। तो तकनीकी सुविधाओं को प्राप्त कैसे करेंगे? वो करेंगे परिवहन संचार के द्वारा। तो विकसित देशों के अंदर विकासशील या अल्प विकसित देशों की तुलना में, वहां पर उसकी तुलना में अच्छी गुणवत्ता की सड़कें पाई जाती है। आगे हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे विकसित देशों में ज्यादा अच्छी गुणवत्ता की सड़कें पाई जाएगी। तो हमारे यहाँ विकसित देशों की बात करें तो आपके दिमाग में आता है उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र आता है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप आता है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबाई की सड़कें जो होगी, सर्वाधिक लंबाई की जो सड़कें होगी, वो पाई जाएगी उत्तरी अमेरिका में पाई जाएगी। वो कहां पाई जाएगी? उत्तरी अमेरिका में पाई जाएगी। और उत्तरी अमेरिका में पाई जाएगी। साथ में सर्वाधिक सड़क घनत्व, सबसे अधिक वाहनों का जो प्रयोग होगा, वो भी कहां पाया जाएगा? आपकी उत्तरी अमेरिका में पाया जाएगा। यानी सर्वाधिक सड़क का घनत्व व सर्वाधिक वाहनों का प्रयोग
सर्वाधिक वाहनों का प्रयोग, ये भी कहां पाया जाएगा? ये भी आपके उत्तरी अमेरिका में पाया जाएगा, उत्तरी अमेरिका के देशों में पाया जाएगा। कहां पर पाया जाएगा? यानी विश्व की सर्वाधिक लंबाई की सड़कें भी यहां पाई जाएगी, सर्वाधिक सड़क घनत्व भी यहां पाया जाएगा, सर्वाधिक वाहनों का प्रयोग भी यहां पाया जाएगा, बजाय उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देशों के, बजाय उत्तरी पश्चिमी यूरोप देशों के। इसका मतलब ये बताता है कि कोई भी देश है, कोई प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसमें आपके परिवहन और संचार के हिसाब से उसमें परिवर्तन पाया जाएगा। यानी जो देश जितना अधिक विकसित होगा, वहां पर उसकी सड़क की बात कर रहे हैं हम, सड़क जो सड़कों की लंबाई है, घनत्व है, प्रयोग है, उसमें उतना ही पर्याप्त अंतर पाया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो इस बात का संकेत है कि सड़कों का विकास क्या होगा, वो देश के विकास पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब हम इसमें सड़कों की बात करते हैं। पहली सड़क जो आएगी, शुरुआत करते हैं ग्रामीण सड़कें। कौन सी आएगी? ग्रामीण सड़कें। देखिए, ग्रामीण सड़कें, हमारा देश गांवों का देश है, हम अब शहर में तब्दील हो रहे हैं। पहले 75% जनसंख्या अपनी ग्रामीण थी, अब 68.8 है, लेकिन ग्रामीण सड़कें ज्यादा हैं। तो हमारे भारत में सर्वाधिक जो सड़कें हैं वो ग्रामीण है। यानी कुल अगर सड़कें माने, हम कुल सड़कों का माने, तो सड़कों का जाल जो है वो क्या है? ग्रामीण सड़कें क्या है? कुल सड़कों का 80% भाग है, 80% भाग है। यानी अगर 100 किलोमीटर सड़क है तो 80 किलोमीटर क्या है? ग्रामीण सड़कें हैं। और ग्रामीण सड़कें क्या होती है? कच्ची होती है, पक्की होती है। ये गांवों को वह तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय को जोड़ती है। ये क्या होती है? कच्ची। अब तो कच्ची नहीं है, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है, ग्रामीण सड़क योजना, कई योजना चल रही है। कच्ची पक्की सड़कों द्वारा गांवों को तहसील व जिला मुख्यालय से जोड़ती है, ठीक है, ये होती है ग्रामीण सड़कें। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, उसका नाम है, हम उसको कह सकते हैं राज्य राजमार्ग। क्या कहेंगे? राज्य राजमार्ग, यानी इसको कह सकते हैं स्टेट हाईवे। हम कह सकते हैं कि इस पे जो अधिकार होगा, किसका होगा? किसी राज्य का होगा। ये राज्य सरकार के अधीन होती है, रख रखाव जो होगा सब किसके। अब पढ़ेंगे स्टेट हाईवे, राज्य राजमार्ग क्या होता है? आप इसको नाम से स्पष्ट है। पहली बात तो यहाँ ये अधीन होती है, राज्य सरकार के अधीन होते हैं। ये जो होते हैं राज्य सरकार के अधीन होते हैं, और यहां पर जिला मुख्यालय राज्य राजमार्ग है। तो इन सड़कों के द्वारा जो जिला मुख्यालय है, यानी कोई भी जो जिला है, या फिर जो तहसील मुख्यालय है, जिलों के अंदर जो तहसील मुख्यालय हैं, वो राज्य की राजधानी से जुड़े हुए होते हैं, राज्यों की राजधानी से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान के अंदर, हम बात करें तो जयपुर, राजस्थान में हम बात कर सकते हैं, जयपुर की बात कर सकते हैं, जो राज्यों की राजधानी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना? ये राज्य राजमार्ग हो गए। अब राज्य राजमार्ग के बाद में हमारा जो अगला आएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको हम कहेंगे नेशनल हाईवे। पहली बात तो नेशनल हाईवे क्या होते हैं? ये किसी भी जो राज्य की राजधानियों को, राज्यों की राजधानी कह सकते हैं हम, या फिर देश के बड़े जो नगर होते हैं, देश के बड़े नगर, जैसे हम मुंबई की बात कर सकते हैं, हम चेन्नई की बात कर सकते हैं, हम कलकत्ता की बात कर सकते हैं। इनको देश की राजधानी से जोड़ते हैं, और सबसे खास बात, इन सड़कों की लंबाई सबसे कम होती है। इन सड़कों की लंबाई नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, सड़कों की लंबाई सबसे कम होती है, लेकिन फिर भी ये सबसे अधिक यात्री भार का वहन करते हैं, सबसे अधिक। क्योंकि आपने देखा होगा, जो आपके पास में कभी नेशनल हाईवे जाएगी, वहां पर लोग जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, माल जा रहा है, इस तरीके से सड़कों की लंबाई तो सबसे कम है। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई बात करें तो ग्रामीण सड़कों में है, लेकिन ये सबसे ज्यादा यात्री भार का वहन करते हैं। आप समझ रहे हैं इसके अंदर? अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। हाँ, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके अंदर कुछ योजनाएं चल रही हैं, किताब में आपकी जरा से दे रखा है, लेकिन अपन थोड़ा सा उसको विस्तार से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, हम इसको पढ़ेंगे। क्या है? हम पढ़ते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना।
नाम से स्पष्ट है, कुछ चतुर्भुज बन रहा है ना, गोल्डन, इसको गोल्डन उसके हिसाब से भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, देश के जो 4 बड़े महानगर हैं, मैं एक छोटा सा एक रफली नक्शा बना देता हूं आपके लिए कि जो देश के बड़े 4 महानगर हैं, जैसे यहां पर बात करें दिल्ली, यहां बात कर लेते हैं हम मुंबई, यहां बात कर लेते हैं हम चेन्नई, और इधर हम बात कर लेते हैं कोलकाता। इन 4 बड़े महानगरों को जोड़ने की एक योजना है, जिससे कि हम इन 4 बड़े महानगरों को आसानी से पहुंच सके। तो देश के 4 बड़े महानगर, जिसमें हम दिल्ली आ गए, मुंबई आ गए, कोलकाता आ गया और चेन्नई आ गए, इनको जोड़ने के लिए तत्काल प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, 4 है इसलिए इसको हम सलोनी चतुर्भुज योजना कहते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है वो 5846 किलोमीटर है। 5846 किलोमीटर है। इसमें हर के अलग अलग हैं। जैसे बात करें हम, अगर हम बात करते हैं दिल्ली से मुंबई, तो ये 1419 किलोमीटर है। कितना है? 1419 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं मुंबई से चेन्नई, तो ये 1290 किलोमीटर है। 1290 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं दिल्ली से कोलकाता, तो ये 1454 किलोमीटर है। 1454 किलोमीटर है। और अगर हम इसमें बात करें आपके चेन्नई से कोलकाता, तो 1684 किलोमीटर। सबसे ज्यादा लंबी कौन सी है? ये वाली है। और इसमें कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर है। तो दोबारा रिपीट कर लेता हूं, सलोनी चतुर्भुज योजना एक, इसमें ये देश के जो बड़े 4 महानगर उनको जोड़ने की श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक सपना है, एक शुरुआत की गई थी, जिसे इस योजना को कहते हैं। और यह परियोजना है ना, इस परियोजना को करता कौन है ये भी देखिए। इस परियोजना को जो करता है वो करता है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई है। ये योजना शुरू की गई है, वो की गई है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत की गई। बेसिकली राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है, प्राधिकरण होता है, वो ही नेशनल हाईवे के सब रखरखाव को संभालता है। तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग जो विकास परियोजना के अंतर्गत कई योजना है, उसमें इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना की शुरुआत की गई है। तो जैसे ये योजना बताई, अटल बिहारी वाजपेयी ने इनकी योजना थी, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत ही शुरू हुई है ना। और इसकी शुरुआत जैसे ये योजना बनकर तो शुरू हुई है 1999 में ये योजना बनी। 1999 में योजना बनी। 2001 में इसकी शुरुआत हुई। योजना पर काम हुआ। ये अलग से बता रहा हूं, आप समझिए। और 2012 में ये योजना पूरी होकर हुई। 2012 में यह परियोजना पूरी हो गई, बनकर पूरी हो गई 2012 में। ठीक है। 1999 में योजना बनी, प्लेटफॉर्म एक खाका बना, 2001 में इस योजना पर काम शुरू हुआ, 2012 में ये परियोजना बनकर पूरी हो गई। यह है सलोनी चतुर्भुज योजना। ये हम पढ़ रहे हैं नेशनल हाईवे के अंतर्गत। लेकिन नेशनल हाईवे की बात करें, हम एनएच की बात करें, तो एक बात जरूर पढ़ना है हमको कि एनएच जो सौंपता है वो देश सौंपता है, लेकिन जो नेशनल हाईवे का जो रखरखाव होता है, रखरखाव, इनका निर्माण जो भी होता है वो करता है भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये इसका एनएच जो नेशनल हाईवे होते हैं उनके रखरखाव और निर्माण का कार्य करता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इनके रखरखाव का काम करता है, ध्यान रखना। और उसी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना काम करती है, और ये योजनाएं उसके अंतर्गत काम करती हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे अगली, गलियारा। गलियारा क्या है? गलियारा है आपका उत्तर से दक्षिण गलियारा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश काफी बड़ा है, 3200 के करीब आपके बताई थी आपके लंबाई है उत्तर से दक्षिण में, और 2933 के करीब आपका पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो इसको कैसे हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जल्दी पहुंचे, उसके लिए 2 गलियारे बनाए गए हैं। पहला जो गलियारा है उसका नाम है पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है? पूर्व पश्चिम गलियारा मैं एक बार थोड़ा नक्शे से बता देता हूं आपको कि जैसे हम यहां पर बात करते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा, तो पूर्व पश्चिम गलियारे के अंदर हम बात करें, इस गलियारे का निर्माण क्या है कि आपके गुजरात है यहां पे, तो गुजरात में हम लेते हैं जैसे पोरबंदर,
पोरबंदर से आपके यहां पर असम, असम में है सिलचर, असम में है सिलचर, इसको जोड़ने के लिए बनाया गया है ना। गुजरात यहां लिख सकता हूं मैं, गुजरात के पोरबंदर को असम में सिलचर से जोड़ने के लिए, और इसको आप ये भी कर सकते हैं कि आपके उत्तर से दक्षिण में यानी जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, इससे जोड़ने के लिए, जम्मू कश्मीर कहां पर है आपके, श्रीनगर कहां पर है, JNK है, जम्मू कश्मीर में है, कन्याकुमारी कहां पर आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, इसको जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो उत्तर पूर्व पश्चिम गलियारा कहां पर है, वो आपके है गुजरात पोरबंदर से सिलचर असम तक, और आपका जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बना हुआ है। ठीक है, और खास बात यह है कि दोनों गलियारे एक दूसरे को काटते कहां पर है, ये काटते हैं झांसी यूपी में। कहां काटते हैं एक दूसरे को, यह प्रश्न बन जाता है कि दोनों गलियारे आपस में एक दूसरे को कहां काटते हैं, तो ये झांसी यूपी में काटते हैं। तो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने के लिए, और जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए, पोरबंदर को सिलचर से जोड़ने के लिए ये इसको बनाया गया है। अच्छा, इसमें हम और चीजें भी ले सकते हैं कि यहां पर इसकी लंबाई जो है वो है 3806 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण जो गलियारे की लंबाई है वो 3806 किलोमीटर। कितनी है? 3806 किलोमीटर है। और पूर्व पश्चिम गलियारे की लंबाई है वो 3507 किलोमीटर है। कितनी है? 3507 किलोमीटर। कोर्स से थोड़ा बाहर करवा रहा हूं, लेकिन आप समझिए। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें, ठीक है, तो ए आपने ये पढ़ लिया। दूसरा है आपका उत्तर से दक्षिण गलियारा, उत्तर से दक्षिण गलियारा। ठीक है, अच्छा हम इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, यहां पर ही ये उत्तर से दक्षिण गलियारा आता है, इसी में ही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी आता है, और जिसका नाम है NH7। NH7 7 देखो, जैसे 7 बन रहा है तो आप याद कर लेंगे 7 बन रहा है, तो 7 यूं ही बनता है, जिससे आपसे याद कर लेंगे सबसे लंबा है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम है NH44। क्या नाम है? NH44। ये क्या है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तर से दक्षिण गलियारे का भाग है। तो आपने देख लिया, ये आपके सर्व चतुर्भुज योजना देख ली आपने, उत्तर दक्षिण गलियारा देख लिया। सब काम कौन करता है? नेशनल हाईवे करता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस काम को करता है। हम इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अंत में हम पढ़ते हैं सीमावर्ती सड़कें। सीमावर्ती सड़कें नाम से स्पष्ट है कि सीमावर्ती सड़कें क्या होगी, यानी एक देश भारत लिया, हमारा प्यारा देश भारत लिया, और यहां पर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। तो इस देश के यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे जो सड़कें बनाई जाती हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे जो सड़कें बनाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। ठीक है, अब ये काम कौन करता है? ये काम करता है BRO, यानी सीमा सड़क संगठन। क्या करता है? सीमा सड़क संगठन इसका नाम है, जो ये बनाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है। ठीक है, अब ये काम क्या क्या करता है, ये देखिए। ये क्या काम करता है? ये सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करता है। पहली बात तो सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करता है, जो सड़कें निर्माण करता है उनका रख रखाव करता है। उनका क्या करता है? रख रखाव करता है। ये वहां पर जो उत्तरी क्षेत्र में जो सड़कें होती हैं, जो वहां पर बर्फ होती है, तो बर्फ हटाने का काम भी करता है, बर्फ हटाने का काम भी करता है, जिससे कि युद्ध के समय यातायात के साधनों का आवागमन हो सके। ये इसके अलावा क्या करता है? पहाड़ी क्षेत्रों पर सड़कों का निर्माण भी करता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर सड़कों का निर्माण भी करता है, सड़कों का निर्माण भी करता है। कौन करता है? सीमा सड़क संगठन। ये सीमावर्ती सड़कों का निर्माण करता है, रखरखाव करता है, बर्फ हटाने का काम करता है, पहाड़ी क्षेत्रों पर इनका निर्माण भी करता है। अच्छा, इसके साथ में ही BRO ने नवंबर 2021 में संसार की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है। नवंबर 2021 में BRO ने, मैंने बताया पहाड़ी क्षेत्र पर करता है, संसार की सबसे ऊंची सड़क
का निर्माण किया है लद्दाख में। कहां पर किया है? लद्दाख में निर्माण किया है। और सड़क का नाम है उमलिंगला। उमलिंगला, उमलिंगला। यानी बीआरओ ने संसार की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख उमलिंगला का निर्माण किया है। तो ये एक सीमा सड़क संगठन है। तो हमने अब तक पढ़ा परिवहन के साधनों को पढ़ा, हमने उसमें सबसे पहले सीमा सड़क संगठन पढ़ा, उसमें आपने अंतरराष्ट्रीय सड़कों को पढ़ लिया, सॉरी अंतरराष्ट्रीय सड़कों को पढ़ेंगे हम अपन। हमने ग्रामीण सड़कें पढ़ी, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें पढ़ी, राज्य राजमार्ग सड़कें पढ़ी और सीमावर्ती सड़कें पढ़ी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे लेकर और आगे अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। आप यूं ही पढ़ते रहिए, यूं ही साथ देते रहिए। थैंक यू।